नमस्कार, मेरा नाम रोहन। स्वागत है आपका बात भारत की के एपिसोड 11 में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। ये एक ऐसा फोरम है जिसमें 20 कंट्री एक साथ आकर किसी इशू पर बात करती हैं और उस पर फैसले लेती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमी, फाइनेंस, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज। आज के एपिसोड के हमारे पैनलिस्ट हैं MBA डिपार्टमेंट से दीपाली, सौरभ, पूजा और अंशुमन, और स्टूडियो ऑडियंस के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं MBA डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे G20 समिट के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में। शो की शुरुआत करते हुए दीपाली, मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आखिर G20 क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है। धन्यवाद रोहन। G20 एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। G20 20 देशों का ऐसा ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 75% ट्रेड भी करता है और 85% GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद इन्हीं देशों के पास होता है। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। ये ग्रुप 20 मेंबर्स का होता है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन होते हैं। 19 देश यानी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, सऊदी अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, तुर्की और एक यूरोपियन यूनियन होता है। इसमें कुछ गेस्ट कंट्री भी इनवाइटेड होते हैं। इस बार भारत ने कुछ गेस्ट कंट्री इनवाइट किए हैं, जो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और स्पेन एक परमानेंट गेस्ट कंट्री बन चुका है। G20 का कंट्रोल 3 प्रेसिडेंट के पास होता है, पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट। पास्ट प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया, प्रेजेंट है भारत और फ्यूचर होगा ब्राज़ील। इसमें 2 ट्रैक होते हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। ये सबसे पहले 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसमें पहले फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की संगठन बिठाई जाती थी, लेकिन जब 2000 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया तो ये तय किया गया कि हर साल एक शीर्ष नेताओं की बैठक बिठाई जाएगी, जिसमें सारे फैसले लिए जाएंगे। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता लेने का निर्णय किया है। हालांकि इसकी अध्यक्षता भारत को पिछले साल ही मिलनी थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अमृतकाल के कारण हम इसकी अध्यक्षता नहीं ले पाएंगे, तो हमने इंडोनेशिया से ये स्वैप अप कर लिया था। धन्यवाद। जी बिल्कुल दीपाली जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगला क्वेश्चन मैं पूजा आपसे करना चाहूँगा कि आखिर जो G20 का लोगो है वो किस थीम पर बेस्ड है। थैंक यू रोहन, आपका ये क्वेश्चन मुझसे पूछने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि G20 का जो लोगो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और उसके कलर्स सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू उसमें लिए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो वहाँ पे धरती का एक चित्र है जो हमारे राष्ट्रीय कमल के फूल के साथ कोलाइड किया गया है, जो हमारे देश के ग्रोथ और चैलेंजेस को दर्शाता है। साथ ही साथ G20 लोगों के नीचे भारत लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में, जिससे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा इवॉल्व हुई है। अगर हम बात करें G20 की थीम की, तो इस बार G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है ये धरती एक परिवार है। इन इंग्लिश वी कैन से 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। इसके अंदर हमने सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे और फूलों के बारे में बात की गई है और उनका इंटरकनेक्टेडनेस दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंशुमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी प्रायोरिटीज पर इस G20 समिट में ध्यान दिया जा रहा है। धन्यवाद रोहन आपके प्रश्न के लिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता भारत ने G20 में क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन डेवलपमेंट और लाइफ को दी है। आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन के जिस खतरे से जूझ रहा है, उसके लिए अगर कुछ ना किया गया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज के समय में हम पर्यावरण असंतुलन के गंभीर परिणामों को भुगत रहे हैं। असमय बाढ़ और सूखे की वजह से समूचे विश्व को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेरिस कन्वेंशन में प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जो 1850 से 1900 तक था, उसके बाद हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लेवल को रखा था सन 2100 तक, पर आज के समय में हम 1.1 के तापमान की वृद्धि को देख चुके हैं। अगर इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो जल्द ही हमें काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक की एक साझी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में 13 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ सकती हैं। बढ़ते समुद्र लेवल और पिघलते ग्लेशियरों की वजह से बहुत सारे नगर समुद्र की तलहटी में जा सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि भारत ही क्यों इस बारे में एक निर्णायक कदम ले सकता है। पेरिस कन्वेंशन में एनडीसी टारगेट्स पूरे विश्व के सामने रखे गए थे। एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। भारत इस समय पूरे विश्व में एनडीसी टारगेट्स की सूची में अग्रणी है। अपने 38% टारगेट भारत ने 9 साल की अवधि से पहले ही पूरे कर लिए हैं। भारत ने अभी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया, जिसमें ग्रीन सेक्टर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया जाएगा इन बॉन्ड्स के द्वारा। उसके बाद भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की 2015 में, ताकि वो सौर ऊर्जा को प्रमोट कर सके। उसके बाद दूसरा है एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। आज के समय में विश्व गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। पेरिस कन्वेंशन 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ तय किए गए थे, जिसमें से जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, सैनिटेशन, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, नो इनइक्वालिटी, एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसे कुछ 17 गोल्स रखे गए थे। भारत इस समय इन गोल्स को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहा है। तीसरी प्राथमिकता ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई है, जिसमें सबसे पहले एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की अवधारणा रखी गई भारत में। उसके बाद भारत के आज यूपीआई सिस्टम का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। आज के समय में हम रोज़ 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिससे 400 मिलियन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे यूपीआई सिस्टम को नेपाल, भूटान, यूके, फ्रांस जैसे देशों में अपनाया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता मिलने के पहले ही दिन भारत ने CBDC का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो कि भारत की आधिकारिक करेंसी का डिजिटल संस्करण है। और कैसे हम पेमेंट की फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सारी दिक्कतों को कम करें, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद भारत आज के समय में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे 3 स्तंभों डिजिटल आइडेंटिटी, फिनटेक और DEPA डिजिटल एम्पावरमेंट आर्किटेक्चर प्रोग्राम में सबसे अग्रणी रहा है। डिजिटल आइडेंटिटी में भारत का आधार, फिनटेक में UPI और DEPA में डिजी लॉकर जैसी चीज़ों की वजह से भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरे विश्व में मनवा दिया है। धन्यवाद अंशुमन। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहता हूँ। अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है भारत के अंदर रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF। ये कुछ कंट्रीज़ आपस के अंदर आती हैं और पूरे विश्व के लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो पूरा विश्व मानता भी है। लेकिन इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें अब आ चुकी है। जैसे क्योंकि ये जो जिस विचारधारा के साथ ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, वो पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के एरा के बाद बनाए गए थे। लेकिन 70 साल होने के बाद इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आने ज़रूरी हैं। वन ऑफ द मेजर चेंजेस अगर मैं बात करूं तो इंडिया की मेंबरशिप इन द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया अपनी परमानेंट सीट के लिए इसके अंदर G20 के अंदर बात कर सकता है। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं, वो है इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलने के लिए। अगर आप इस चीज़ के अंदर देखें तो ये 2 चीज़ों से सहमत हो सकते हैं। एक होता है आपका एजुकेशन और दूसरा होता है आपका स्किल। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल, आपकी ये सारी स्कीमें हमारी चलाई जा रही हैं। हेल्थ केयर के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप देख सकते हैं, जैसे मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम ये चीज़ें अपनी G20 समिट के अंदर हम रख सकते हैं। देश को हम वी कैन लेड बाय एग्जाम्पल, लोग हमें उदाहरण की और तरीके से देखें और हमें फॉलो करें। अगर मैं छठी पॉइंट की बात करें, सबसे आखिरी वाले पॉइंट की, तो वो है वुमेन लेड एम्पावरमेंट। यह डिजिटल बूम के बाद हुआ क्या है कि एक्चुअल में 460 मिलियन अकाउंट्स खोले गए, बैंक अकाउंट्स, लेकिन उस अकाउंट्स के अंदर भी 56% जो भागीदारी थी वो हमारे भारत की महिलाओं की थी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे लिए। अगर आप बात करें तो वुमेन के अंदर, वुमेन हर चीज़ के अंदर आगे जा रही हैं। अगर मैं MSME की बात करूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर भी जो भागीदारी है, मोर देन 50% जो इंस्टीट्यूट्स जो MSME रजिस्टर्ड होती हैं उसके अंदर वुमेन्स हैं। अब वुमेन अब कदम से कदम मिला के नहीं चल रही हैं, वो एक कदम आगे चढ़ चुकी हैं हमसे, और हम इस चीज़ को ग्रोथ में और आगे ले जाना चाहते हैं।
जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे पैनलिस्ट ने। अगला सवाल मैं चाहूंगा कि पूजा, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इस साल G20 में क्या-क्या नई चीजें लाई जा रही हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि G20 में 20 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 2/3 हिस्सा बनता है। साथ ही साथ इससे 75% इंटरनेशनल ट्रेड निकलता है और ये 85% जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इस G20 प्रेसिडेंसी के माध्यम से वर्ल्ड के अंदर एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। इस संकट के दौर में जैसे कि फूड एंड सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही साथ भारत को एक वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करना चाहती है और इंडिया को एक ब्रांड की तरह आगे लाना चाहती है। वो इंडिया में डिजिटाइजेशन और टूरिज्म को एनकरेज करना चाहती है, जो कि मुझे लगता है कि इस G20 प्रेसिडेंसी से हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम सबने देखा है कि बीते कुछ समय में यूपीआई जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट अंशुमन ने भी यूपीआई का जिक्र किया था, तो अंशुमन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि G20 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है अभी और आगे फ्यूचर के लिए। धन्यवाद रोहन। आज के समय में डिजिटलाइजेशन पूरे विश्व की डिमांड है। यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आज के समय में पेमेंट को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। रियल टाइम फास्ट ट्रांजैक्शन में भारत इस समय समूचे विश्व में सबसे आगे है। हमारी यूपीआई टेक्निक का लोहा अमेरिका समेत पूरा विश्व मान चुका है। आज के समय में सिंगापुर, यूके, फ्रांस, नेपाल, भूटान जैसे बहुत सारे देश भारत के यूपीआई सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो यूपीआई अब तक 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर चुका है, जिसमें 400 मिलियन लोगों को फ़ायदा मिला। यूपीआई ने ऑफलाइन सिस्टम को भी भारत में एक स्तर तक लागू कर दिया है। भारत और सिंगापुर यूपीआई को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करने पर भी विचार कर रहे हैं। 95 देश आज भी डिजिटल पेमेंट के मामले में पीछे हैं। भारत उनके लिए एक गुरु की तरह काम कर सकता है। उसके बाद उदयपुर में हुई समिट में भारत ने यूपीआई मॉडल को सारे अतिथियों के सामने रखा, जहां पे भारत के यूपीआई मॉडल को सराहा गया। अंशुमन ने बताया कि 95 देश हमारे अब भी ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसी पेमेंट मोड को लाने के लिए। यही स्थिति हमारे भारत की थी आज से 4 या 5 साल पहले, लेकिन 5 साल के बाद जो हमारा बूम आया है, जिस तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं, तो हम ये दर्शाता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और यही जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यही हम आगे देशों के साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप बात करें जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जिसका शिलान्यास करा जा चुका है, इसके ऊपर भी बात करी जाएगी इस बार। आज स्टूडियो ऑडियंस के रूप में हमारे साथ हैं एमबीए के स्टूडेंट्स, और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। हेलो, मेरा नेम दिव्यांशु है, मैं एमबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि G20 ऑर्गेनाइजेशन के सामने आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस है। वैसे तो G20 के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इसमें मेन चैलेंज है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो ड्यूरेशन आया था, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है G20 के लिए। सबसे पहले बहुत लोगों ने इसमें अपनी नौकरियां गंवाई। इसकी वजह से सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो गई थी और एक्सेसिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हुआ था। जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सेसिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ था। मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ आपकी बात से दीपाली। कोविड-19 के बाद जो रशिया और यूक्रेन का जो विश्व युद्ध चल रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी कोविड-19 के बाद, जिस आर्थिक तेज़ी से चीज़ें बढ़नी चाहिए थी, वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ वॉर। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये जो दौर है वो युद्ध का दौर नहीं है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य जा रही है। अगर आप देखें तो सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। यूक्रेन, जिसको वीट बास्केट भी माना जाता था, जो बहुत जगह वीट की सप्लाई करता था, वो आजकल नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़ाए जा चुके हैं। अगर आप देखें तो सैंक्शंस भी रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से ऑयल के दाम, तेल के दाम भी बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं सीधा सीधा इकोनॉमी पे आपको नज़र आ रहा है इस समय। अगर आप देखें तो ये जो मुद्दा है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये भी इसके बारे में भी बात करी जानी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र है इस G20 समिट के ऊपर कि कहीं ना कहीं भारत अपना पक्ष रखे इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल सौरभ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आर्थिक मंदी, आज के समय में समूचा विश्व आर्थिक मंदी के खतरे से जिस तरह जूझ रहा है,
वो सबसे बड़ा खतरा G20 के सामने भी है। बढ़ती इंटरेस्ट रेट और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण होने वाले डोमिनो इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं समूचा विश्व एक आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। जिस तरह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक आर्थिक संकट तेज़ी से उभर रहा है। अमेरिका में हाल में ही लगातार बढ़ती हुई रेपो रेट्स का असर देखा गया, जिसमें 80 से ज़्यादा बैंकों पर कोलैप्स होने का खतरा बरकरार है। उसके बाद ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पे लगातार असर हो रहा है। भारत में भी कुछ टाइम से लगातार रेपो रेट्स का बढ़ना जारी है। ऐसा नहीं है कि सारे देश इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं। विश्व के कोई भी कोने में कोई भी गतिविधि हो, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। उसी वजह से हर तरह से बनाई गई योजनाएं विफल रही हैं और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा संकट G20 के सामने है कि कैसे इस आर्थिक मंदी को रोका जा सके, जो कि लगातार अच्छी पॉलिसीज़ के कारण भी नहीं रुक पा रही है। मेरा सवाल यह है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों को इस G20 में इनवाइट क्यों नहीं किया है? ट्विंकल, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इंडिया इस G20 में अपने फ्रेंडली नेबर्स को बुला रहा है जिससे उनसे फ़ायदा हो सके। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका में इस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, साथ ही साथ अफगानिस्तान और म्यांमार में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, साथ ही साथ उसके अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। साथ में ये हमारे भारत को भी एक फ़ायदा दे सकता है। संकट की घड़ी में जब हमें बांग्लादेश की ज़रूरत होगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा होगा। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे पैनलिस्ट की राय। आपकी क्या राय है बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। इस एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद।